Hello everyone, welcome to Ecoholics. I am Shruti Jha and today we are going through a very important topic which is new economic policy. Certainly this policy changed India's economic framework. So let's go with the session. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनईपी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी जो है वो कब आई थी। तो ये पॉलिसी जो है वो 1991 में आई थी एंड इट इंक्लूडेड द कंसेप्ट्स ऑफ एलपीजी विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड globalization. Okay, and it came under the government of PV Narasimha Rao. Okay, but the chief architect, the brain behind this policy was Manmohan Singh ji. Okay, so let's go with the introduction. It refers to the neoliberal policies that the Indian government introduced in 1991 under the leadership of PV Narasimha Rao. Main pillars were liberalization, globalization and privatization, definitely. Now, the government of India introduced the NEP in 1991 to respond to a balance of payment crisis, which in short form is referred to as BOP crisis. So, किसी भी पॉलिसी के आने के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस पॉलिसी को आने में मदद करते हैं। ठीक है, तो एनईपी के पीछे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे? तो वो था बीओपी क्राइसिस। अब बीओपी क्राइसिस क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अकर्स व्हेन द कंट्रीज इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दैट इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स ऑफ एनी कंट्री, नॉट ओनली इन द एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, बट अगर आप किसी और कंट्री के भी कंटेक्स्ट में बात करो, सिमिलरली अगर इस तरीके से कोई फिनोमेना उस कंट्री में हो रहा है तो इट विल लीड टू बीओपी क्राइसिस। ओके, एंड अनदर थिंग आल्सो दैट द कंट्री इज नॉट एबल टू पे फॉर द इंपोर्ट्स। ओके, दे आर नॉट एबल टू पे फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज व्हिच आर गेटिंग इन दैट कंट्री एज इंपोर्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जब मिलके होती हैं आप उसी चीज को जो है वो बीओपी क्राइसिस बोलते हो। ठीक है, अब इंडिया में ये जो है वो 1991 में अकर हुआ था और इसके चलते हमारी गवर्नमेंट जो है उनको एनईपी को लेकर आना पड़ा, क्योंकि एनीवेज वी वर डीलिंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस सर्टेनली। सो कुछ ना कुछ हमको ऐसे रिफॉर्म्स की नीड थी उस वक्त पर जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। सो यस, it is credited to former PM Manmohan Singh ji as its architect. The NEP also emphasized implementing structural reforms to boost economic efficiency. Yes, right. Now, objectives of NEP. What are the objectives of NEP? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट इज एक्यूमुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है किसी भी कंट्री की एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है तो किसी भी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आपकी कंट्री में आएगा, चाहे आप वो इंटरनल क्राइसिस हो या वो आपका एक्सटर्नल क्राइसिस हो, तो वो कंट्री डील नहीं कर पाएगी। ठीक है, और वो कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि इंडिया में जो है वो हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करें। ठीक है, आप इसको इस चीज से भी रिलेट कर सकते हो कि अभी रिसेंटली एक न्यूज में आया था, मैंने भी उस टॉपिक को कवर किया था कि जब हमारी ग्रोथ जो है वो एक तरीके से डिक्लाइन में जा रही थी, बट सर्टेनली वी हैव अ स्टेबल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, अभी हमारे पास आरबीआई के पास काफी अच्छा खासा अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़ा हुआ है, इसलिए आरबीआई को जो है वो ज्यादा इतनी घबराहट नहीं है कि ठीक है हम कैसे डील करेंगे इस चीज से अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हमारी इंडियन इकोनॉमी में आ गई तो। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट्स। तो हम जिस एरा की बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं, 1991 के पहले के समय की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त पे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में महंगाई काफी ज्यादा दर पे थी। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारे भारत जो है वो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ वॉर्स में इन्वॉल्व हुआ था और पार्टीशन के बाद आफ्टर 1947 सर्टेनली इंडिया वाज नॉट एबल टू रिकवर इकोनॉमिकली। ठीक है, इकोनॉमिकली ही नहीं बट और भी एस्पेक्ट में हम काफी ज्यादा जो है वो डील कर रहे थे, अनस्टेबल थे। ऐसे केस में बीओपी क्राइसिस जो हमारे साथ हुआ उस वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो काफी राइज कर गया। ठीक है, तो उस इन्फ्लेशन को कर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट था और एनईपी का एक ऑब्जेक्टिव था इन्फ्लेशन को कम भी करना। ठीक है, ओके, नाउ फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब आप देखो अगर महंगाई बढ़ेगी, बीओपी क्राइसिस आएगा, ठीक है, इंपोर्ट्स कंट्री जो है वो ज्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है, तो फिर ग्रोथ
कभी आपकी ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, आपकी ग्रोथ नीचे जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी एनईपी जो है वो लेकर आए कि हमारी जो ग्रोथ है वो रुके ना, क्योंकि उस वक्त के समय पे अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ रुकते हुए तो ठीक है दिख ही रही थी, बट एक तरीके से कोलैप्स करते हुए दिख रही थी। तो इसलिए हमारी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो, तो एनईपी का एक वो ऑब्जेक्टिव भी था कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम फ्यूल कर सके। ओके, अनदर इज eliminating market restrictions. So before 1991 there were many kind of market restrictions जो कि इंडस्ट्रीज पे लगाए जाते थे, फर्म्स पे लगाए जाते थे, फैक्ट्रीज पे लगाए जाते थे। कोई अगर यंग या कोई स्टार्टअप लेके आ रहे या कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे लगाए जाते थे। उनको काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन, हैवी डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता था अगर उनको कोई भी फैक्ट्री ओपन करनी है तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आपकी जो इकोनॉमी, ओवरऑल जो कंट्री की इकोनॉमी होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आप अगर ओपन नहीं करोगे अपने आप को, आप अपनी कंट्री को ओपन नहीं करोगे, क्लोज रखोगे इकोनॉमिकली, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपकी कंट्री कहीं भी किसी भी तरीके से ग्रो करेगी, ठीक है। तो एनईपी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यू हैव टू एलिमिनेट द मार्केट रेस्ट्रिक्शंस सो दैट योर इकोनॉमी कैन मूव फ्रीली एंड इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, राइट। नाउ अनदर ऑब्जेक्टिव वाज फैसिलिटेटिंग ग्लोबल ट्रेड of goods, services, capital, human resources and technology. Certainly when you are trading with the other countries, you are not only trading economically but you are also having some cultural exchanges with them. Okay, काफी तरीके के आपके उस कंट्री के साथ एक्सचेंजेस होते हैं, सिर्फ आप इकोनॉमिकली ही उनसे डील नहीं करते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारी कंट्री के लिए कि हम अपने आप को ओपन करें, बिकॉज बिफोर 1991 एरा की अगर हम बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज थी, ओपन नहीं थी। नाउ प्री एलपीजी एरा, so after independence and pre-LPG reforms, India ran on the principle of state interference in labor and financial markets, as I told you earlier। जो हमारी स्टेट थी, हमारी यहाँ इस कंटेक्स्ट में स्टेट का जो रेफरेंस है वो है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से। ओके, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था मार्केट इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा था। लाइक द इंटरफेरेंस वाज एट एपिटोम लेवल, ठीक है। उस लेवल को कम करने के लिए एनईपी का आना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। नाउ moreover, industrialization was under state monitoring. There was also central planning, business regulation, and a large public sector. Fine. Further, the Indian economy was closed. As I told you earlier, our economy was closed, but LPG के through इस economy को open किया गया, with the Indian rupee being inconvertible. अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज रहेगी, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, कंट्रीज दूसरी इन्वॉल्व नहीं है ट्रेडिंग में, तो आपकी जो करेंसी है वो ऑब्वियसली इनकन्वर्टेबल रहेगी, क्योंकि दूसरी करेंसी से तो ट्रेड ही नहीं हो रहा है आपका, तो कहाँ से फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी जो करेंसी है वो कन्वर्टेबल होगी, ठीक है। इसलिए हमारा जो रूपी था वो भी बिफोर 1991 इफ यू टॉक अबाउट, तो इट वाज इनकन्वर्टेबल बाय नेचर। नाउ देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट इंडिया नीडेड टू रिलाई ऑन इंटरनल मार्केट एंड नॉट द एक्सटर्नल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट। So there was a belief कि हमको जो है वो एक्सटर्नल मार्केट की जरूरत नहीं है, हमारी जो पॉपुलेशन है इन दैट ओनली वी आर मोर देन इनफ कि हम इतना कंजम्पशन कर लेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहेगी। बट इकोनॉमी को अगर अच्छे से ग्रो करवाना है, आपको ज़्यादा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्यूमुलेट करने हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंट्री अगर देख रहा है आगे, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में रह के आप ही की जो पॉपुलेशन है उनको सेटिस्फाई करके, उनका कंजम्पशन सेटिस्फाई करके, यू कैन नॉट इमेजिन दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, ठीक है। और सर्टेनली इसीलिए जो है वो एलपीजी हम लेकर आए हैं। PSUs were considered the vehicle of growth, ठीक है। PSUs मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, ऐसी फर्म्स जो गवर्नमेंट हमारी रन करती थी, उन्हीं को माना जाता था कि भाई वो ही एक तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है उसको रन कर रही है, ठीक है। तो ऐसा डिपेंडेंस जो है वो भी किसी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है। Now, liberalization. So now we are moving to the main aspects of this policy. Liberalization, privatization, and globalization. So the first concept is liberalization. As the term suggests, liberal, being liberal means that you are free from any kind of restrictions. And same is the concept of liberalization as well.
किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन, मार्केट रेस्ट्रिक्शन जो है आपका रिलैक्स कर दिया गया अगर उस टाइम पे प्रैक्टिस हो रहा था, ठीक है। जैसा कि आप लाइसेंस राज को देखते हो, काफी ज्यादा, अगर आप कोई भी फैक्ट्री डालनी है, आपको कोई इंडस्ट्री डालनी है, तो आपको बहुत सारे लाइसेंस जो है वो इकट्ठा करके रखने पड़ते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था। उस चीज से जो है ना, वो कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेसमैन होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक टाइम पे, क्योंकि सबको लगता है कि हम कितना ज्यादा इजीली जो है वो अपना बिजनेस को डाल पाए, ठीक है, कितना ज्यादा हम फैक्ट्री अपनी इजीली सेटअप कर पाए। तो इसीलिए उसी कंटेक्स्ट में जो है वो लिबरलाइजेशन लेकर आया गया कि ऐसे जो लोग जिनको हैवी डॉक्यूमेंटेशन फेस नहीं करना है उनके लिए काफी अच्छा है, और एलपीजी से हमारा जो बिजनेस स्टार्टअप जो कल्चर है वो भी काफी बढ़ा था। Refers to reducing or removing government regulations and restrictions on economic activities, trade and business operations. Fine. Now, what was the goal of liberalization? To promote efficiency, innovation and economic development by giving individuals and businesses greater freedom in their economic activities. Definitely, as I told you, that freedom is somehow related to liberalization. ठीक है, आपको freedom अगर रहेगी कोई भी चीज प्रैक्टिस करने की, जितना ज्यादा freedom होगी उतना ज्यादा आप क्रिएटिवली काम कर पाओगे, और जितना ज्यादा आपके ऊपर रेगुलेशन होगा, जितना आपके ऊपर कोई कंट्रोल होगा, उतना ज्यादा आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, अपने आप एक शेल क्रिएट हो जाता है आपके अंदर। तो जो लिबरलाइजेशन है उसने इस शेल को तोड़ने के लिए काम किया। फाइन। अनदर कंसेप्ट इज प्राइवेटाइजेशन. So, the P of LPG. Privatization, as the word suggests, privatization, if certain firms were controlled by the public sector or controlled by the Indian government, उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दिया गया, वो लिक्विडिफाई किया गया। तो पब्लिक सेक्टर से कोई भी इक्विटी अगर दी जाती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, उस प्रोसेस को आप प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हो। और ये जो कंसेप्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब कोई इक्विटी पब्लिक सेक्टर से ट्रांसफर करी जाती है प्राइवेट सेक्टर की तरफ, इस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। Transfer of ownership, management and control of the public sector enterprises to the private sector, certainly. Now, it is also used as a metonym for deregulation when a massive regulated private firm or industry becomes less organized. Government services and operations may also be denationalized. Fine. प्राइवेटाइजेशन, एक बार हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द इक्विटी, बाय सेलिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ, ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, गोइंग ग्लोबल। हमारी इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बट ग्लोबलाइजेशन एनईपी के चलते हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया। हम सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड करने लगे, और जब आप ट्रेड करते हो तो आप इकोनॉमिकली ही करेंसीज को एक्सचेंज नहीं करते हो, बट आपके काफी कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से वो चीज इंश्योर करी गई कि ट्रेडिंग जो है हम अलाउ करें अपने इंडिया में और कंट्रीज के साथ, और जो भी एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं वो भी हम जो है वो बाहर हर एक कंट्री में हम सेंड करें, जिससे हमें भी पता चले कि ओके इंडिया के किस प्रोडक्ट की डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट्स आ रहे हैं उससे भी एक तरीके से कॉम्पिटिशन जो है वो इंडिया में बढ़े, और इंडिया के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी बिजनेसेस हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि ओके दे हैव टू गो अप टू दैट लेवल, अगर उनको एक ग्लोबल लेवल पे रन करना है, ग्लोबल लेवल पे अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो। Globalization refers to the increasing interconnectedness and interdependence of countries and their economies. It is a concept of global scale. It involves the exchange, now see, exchange of goods, services, information, and ideas across the borders. It results in a global network of economic, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरैक्शंस, ठीक है। सर्टेनली अगर आप किसी भी कंट्री से ट्रेड करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी मदद मिलती है, ठीक है। हमने भी जब ट्रेड किया तो हमें यूएस से काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, हमें इजराइल से पता चला, हमें रशिया से पता चला, चाइना से पता चला, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलती है। तो एक ग्रोथ इनिशियली आपकी होती ही है जब आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो एक एज अ कंट्री, एज अ होल ऑल्सो इंडिया ग्रू इन अ वेरी नाइस मैनर. So, globalization is facilitated by advancements in communication, transportation, and technology. It has led to increased trade, international cooperation, and the flow of capital. Certainly, when we are dealing with the other countries in the context of trade or services, so definitely there is the
सीरीज ऑफ दैट एक्सचेंज ऑफ करेंसी एज वेल, ठीक है। एक कैपिटल भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ एक्सचेंज होती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। नाउ इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस भी आते हैं इस टाइप के कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलपीजी, तो सर्टेनली दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट इज इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ। डेफिनेटली एलपीजी जो है, हम जब उसको लेकर आए हैं, जिस एरा में वो हमारे इंडिया में आया, उस वक्त हमारे इंडिया को एलपीजी जैसे रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़्यादा नीड थी। और आज जो उसका रिजल्ट है वो हम सब देख रहे हैं कि इंडिया किस स्टेज पर खड़ा है एज एन इकोनॉमिक स्टेट, और हम इतने अब ग्रो कर चुके हैं। रिसेंटली जो है वो हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बने हैं, एंड डेफिनेटली ओवर द ईयर्स हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने की ट्राई कर रहे हैं। वी आर एस्पायरिंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अगर एलपीजी नहीं आए होते तो आई डोंट थिंक कि हम इस स्टेज पर आ जाकर खड़े होते, ठीक है। अगर एलपीजी रिफॉर्म्स उस वक्त पर नहीं आए होते तो उसके रिजल्ट्स हम अभी देख नहीं रहे होते, ठीक है। तो इसीलिए जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो वर्ल्ड के साथ बढ़ी, ठीक है। तो ट्रेडिंग भी वर्ल्ड के साथ बढ़ी, और जब आप ट्रेडिंग भी करते हो तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री की जीडीपी होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है। The Indian economy has surely become vibrant after the LPG reforms. Overall growth of the economy has trended up as indicated by the GDP growth. Certainly, we have seen a massive rise in the GDP number. Now, stimulant to industrial production. ठीक है? LPG policies have worked as a great stimulant to industrial production in the Indian economy. And IT industries in India have reached the global level because of these LPG reforms. आज हम देख रहे हैं कि टाटा, आप TCS ले लीजिए, ठीक है, ऐसी ऐसी जो IT फर्म्स हैं, जो इंडियन बेस्ड IT फर्म्स हैं, वो ग्लोबली आज अपना नाम कमा रही हैं। दे आर वेरी पॉपुलर। क्यों? What was the reason? LPG was the reason, ठीक है। अगर उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ होता तो आज इतना टाटा और ये जो भी IT फर्म्स हैं वो इतना नाम नहीं कमा रही होती, ठीक है। तो LPG certainly act as a stimulant. Then कर्ब ऑन फिस्कल डेफिसिट दी एवर, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट हमारा काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, तो एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए तो हमारा फिस्कल डेफिसिट भी जो है वो कम होने लगा, ठीक है। सर्टेनली बिकॉज बीओपी क्राइसिस से हमने डील किया था एंड एक पॉजिटिव ग्रोथ आ रही थी, तो फिस्कल डेफिसिट भी डेफिनेटली कम होने लगा। Okay, thanks to the LPG policies, government revenue has increased. As a result, the fiscal deficit was reduced to 4% of the GOP, which is gross operating profit. So by 4%, it got reduced. Then check on inflation. As we saw in the objective part of LPG, that certainly there was check on inflation. Inflation got reduced. Before LPG, inflation was very high, but certainly after LPG introduction, we saw a reduction in inflation. LPG reforms made the flow of demand and supply smooth, and in return checked the inflation. There was a fall in inflation rates as reforms increased the production of goods and services, resulting in either falling of the price or constant price. Fine. Now, the decline in poverty. Certainly, if we talk about the 1991 pre-era, before 1991 era, poverty was also on a very high rise in India. But certainly, over the time, we have seen in these years that poverty has also declined to a very minute number. And abhi hum poverty, ye nahi bolenge ki poverty is totally eradicated from India, but it has reduced. Okay. The word reduction is only very big in a term कि वो कम तो हुई है एटलीस्ट, ठीक है। अब कभी ना कभी तो हम इरेडिकेशन की तरफ भी जाएंगे, बट पॉवर्टी कम हो रही है, दैट इज मोर पॉजिटिव टू बी लर्न्ड। ओके, फाइन। सो दिस वॉज इट फॉर दिस टॉपिक गाइज। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया हो। इंडीड दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव, चाहे वो किसी भी एग्जाम को आप ले लो। ये MCQ फॉर्मेट में और आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में, दोनों ही फॉर्मेट में ये जो आपका कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज नाउ रिलेटेड टू दी स्टैटिक टॉपिक्स। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।